अपने लास्ट वीडियो में मैंने MCU के फेज 4 की मूवीज को रैंक किया था, बट बिना डिज्नी प्लस शोज की रैंकिंग के ये वीडियो इनकम्प्लीट है। डिज्नी प्लस या फिर इंडिया में हॉटस्टार के साथ MCU ने अपना एग्जिस्टेंस स्मॉल स्क्रीन पे भी बनाया, और वो भी क्या खतरनाक ओपनिंग शो से। 2 सालों में टोटल 9 शोज और 2 स्पेशल्स डिज्नी प्लस पे रिलीज हुए हैं, और स्पेशल्स की रैंकिंग भी मैं इसी वीडियो में करूंगा। मतलब कि वांडा विजन से लेकर द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल तक इस वीडियो में होगी सबकी रैंकिंग। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है MCU फेज 4 के डिज्नी प्लस शोज रैंक्ड फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरी इस लिस्ट में लास्ट यानी कि 11th नंबर पे है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। अपने फर्स्ट एपिसोड में ही एक न्यू कैरेक्टर जेनिफर वॉल्टर्स को इंट्रोड्यूस करना, वो भी हल्क के साथ, इस सीरीज को एक इंटरेस्टिंग ओपनिंग जरूर देके गया, लेकिन फिर इस फोर्थ वॉल ब्रेकिंग कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू ठीक से नहीं किया गया। और देखा जाए तो ये सीरीज कुछ और सुपर हीरोज के केमियोज के एक्सपेक्टेशन में ही चलती रही, यानी कि फर्स्ट एपिसोड से ही स्मार्ट हल्क, फिर वोंग और अबॉमिनेशन, और एंड में जाके डेयर डेविल्स के केमियो के बिना शायद इस शो को वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जो लास्ट एपिसोड के फिनाले तक मिला। ऑल्दो शी हल्क के रूप में तातियाना मसलानी की एक्टिंग काबिले तारीफ थी, लेकिन फिर बहुत सारे फिलर एपिसोड्स जो मेन शो के प्लॉट को ही वीक कर गए। एंड मेरे हिसाब से अगर ये शो 9 की जगह 6 एपिसोड्स का होता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता। बट फिलहाल के लिए शी हल्क का सीजन 1 लास्ट यानी कि 11th नंबर पे ही रहेगा। 10th नंबर पे एनिमेटेड शॉर्ट सीरीज आई एम ग्रूट। इस शॉर्ट सीरीज में हमें विन डीजल के वॉइस ओवर में फिर से देखने मिला बेबी ग्रूट को। MCU की टाइमलाइन में ये शो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 के बीच की जर्नी को दिखाता है। 5 से 6 मिनट की इन शॉर्ट एपिसोड्स की शॉर्ट सीरीज काफी फन और एंटरटेनमेंट के साथ साथ ईस्टर एग से भरी हुई थी, लेकिन फिर MCU की फ्यूचर जर्नी में इनका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, जो रीजन है इस सीरीज का 10th नंबर पे होने का। 9th नंबर पे जगह बनाई है MCU के फर्स्ट स्पेशल प्रेजेंटेशन वेयरवुल्फ बाय नाइट ने। एक न्यू तरह की एक्सपेरिमेंट प्रेजेंटेशन में वेयरवुल्फ बाय नाइट के थ्रू MCU ने इंट्रोड्यूस किया एक हॉरर एलिमेंट। यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए मार्वल कॉमिक्स के कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स और मॉन्स्टर हंटर्स, और साथ ही में इंट्रोड्यूस हुआ एक न्यू तरह का स्टोन, ब्लड स्टोन। ब्लैक एंड व्हाइट लाइटिंग और क्लासिक ओल्ड हॉरर मूवीज की तरह प्रेजेंटेड ये स्पेशल MCU के रेगुलर शोज और मूवीज से काफी अलग रहा। बट फिर पर्सनली मेरे हिसाब से ये MCU के करंट सेटअप में उतना फिट नहीं बैठा, जो रीजन है इसका 9th नंबर पे होने का। 8th नंबर पे जगह बनाई है मिस मार्वल सीरीज ने। अपने लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इटर्नल्स किस तरह से एक स्ट्रीमिंग शो होना चाहिए था रादर देन अ मूवी। ठीक उसी तरह मुझे लगता है कि अगर मिस मार्वल एक शो की जगह मूवी होती तो शायद हम इस कैप्टन मार्वल की फैन गर्ल कमाला खान को और इजीली पसंद कर पाते। यानी कि मिस मार्वल शो भी उसी चीज से सफर कर गया जिस चीज से शी हल्क शो ने सफर किया। 6 एपिसोड्स की इस सीरीज में स्टोरी को बहुत खींच के बताया गया है, जहाँ एक तरफ कमाला खान की ट्रेजिक फैमिली हिस्ट्री और उसका इंटरडायमेंशनल कॉस्मिक रिलेशन दिखाना शायद 2.5 घंटे की मूवी में ज्यादा अच्छे से दिख के आता। इसके साथ ही जिस तरह का डायरेक्शन एपिसोड 1 में देखने मिला था, यानी कि पॉपिंग एनिमेटेड फॉर्म, वो सीरीज के बाकी एपिसोड्स में धीरे धीरे गायब ही हो गया। इनके अलावा क्लैंडेस्टाइन्स और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल काफी वीक विलन्स रहे, लेकिन फिर एंड में इस शो की एंडिंग लिंक कर गई नेक्स्ट ईयर आने वाली द मार्वल्स मूवी के साथ, जो हमें मौका देगा इस कैरेक्टर को फिर से बड़ी स्क्रीन पे देखने का। It's not fair. You got 4 movies and we only got 3. You got 3 movies? We just got 1. You guys are getting movies? 7th नंबर पे है हॉकाई। 11 साल तक अपने सोलो प्रोजेक्ट का इंतजार करने के बाद फाइनली इस OG एवेंजर हॉकाई को अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिला। और ऐसा नहीं है कि ये डिज्नी प्लस शो बुरा था, बट इस शो को यूज किया गया इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्यूचर हॉकाई के रूप में केट बिशप को, और फिर साथ ही येलेना बेलोवा की ब्लैक विडो और विल्सन फिस्क एके किंगपिन के केमियोज काफी एक्साइटिंग रहे, और एक न्यू कैरेक्टर माया लोपेज एके एक्को को भी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन फिर इस सीरीज की स्टोरी लाइन में लैक ऑफ फोकस रहा, और मूवीज की तरह ही क्लिंट यहाँ भी बड़े नामों के पीछे छुप सा गया। एक तरह से जो ब्लैक विडो मूवी से नताशा रोमानोफ को सेंड ऑफ मिला था, वो हॉकाई सीरीज में क्लिंट के साथ नहीं हुआ। ऑल्दो एज यूजुअल जेरेमी रेनर का परफॉर्मेंस हमेशा की तरह काफी अच्छा था, और क्लिंट और केट की इस फन केमिस्ट्री को सभी ने एंजॉय भी किया। स्पेशली क्रिसमस के टाइम रिलीज हुआ ये शो एक फन फैमिली शो रहा। 6 नंबर मिलेगा द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को। MCU के फेज 4 का ये लास्ट शो एक टिपिकल हॉलीडे स्पेशल को रिप्रेजेंट करता है। पिछले साल की हॉकाई की तरह ये शो फोकस रहा क्रिसमस स्पिरिट और फैमिली रिलेशंस के अराउंड। नोवेयर प्लेनेट पे पीटर क्विल को एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट देने के चक्कर में मैंटिस और ड्रैक्स अर्थ से उठा लाए पीटर क्विल के फेवरेट फुटलूज मूवी के लेजेंडरी हीरो केविन बेकन को, और ये स्पेशल खत्म होता है एक हैप्पी एंडिंग पे, और पीटर क्विल डिस्कवर करता है मैंटिस के साथ उसका रिलेशन। इस हॉलीडे स्पेशल में गार्डियंस की टीम को एक साथ देखना काफी इमोशनल था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आने वाली द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस टीम के लिए एज अ फ्रेंचाइजी लास्ट मूवी हो सकती है।
5th नंबर पे जगह बनाई है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने। ये डिज्नी प्लस पे सेकंड शो था जिसे वांडा विजन के सेट स्टैंडर्ड्स की वजह से थोड़ा बैकलैश झेलना पड़ा। सैम विल्सन और बकी बार्न्स की नोक-झोंक भरी केमिस्ट्री जिसे हमने फर्स्ट टाइम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, उसी चीज को और बेटर तरीके से प्रेजेंट किया गया इस शो में। हल्क के स्नैप की वजह से वापस आ चुके सभी लोगों की वजह से इस ब्रोकन वर्ल्ड में सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका का भार संभालते हुए दिखा। एमसीयू में फर्स्ट टाइम रेसिज्म और रेशियल प्रोफाइलिंग को खुले तौर पे डिस्कस किया गया और फिर बैरन ज़ीमो और वकांडन डोरा मिलाज के छोटे बट इंपॉर्टेंट केमियोज शो को काफी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में लेके गए। शो के एंड में विल्सन फाइनली कैप्टन अमेरिका बन गया, जिसे अब हम देखेंगे बकी बार्न्स के साथ कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। 4th नंबर पे है व्हाट इफ सीरीज, लोकी सीरीज जिसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। उसमें मल्टीवर्स का थोड़ा सा एक्सपीरियंस देने के बाद मार्वल स्टूडियोज ने इंट्रोड्यूस किया एक एनिमेटेड फॉर्म में व्हाट इफ सीरीज, एक ऐसी ओपन एंडेड सीरीज जिसका हर एक एपिसोड लेके गया हमें एक न्यू अल्टरनेट यूनिवर्स में, और साथ ही हमें देखने मिला वो ब्रोकन टाइमलाइंस जो क्रिएट हुई एक कैरेक्टर के एक सिंगल डिसीजन को चेंज करने की वजह से, जहां हमें देखने मिला पीटर क्विल की जगह स्टार लॉर्ड को टचाला के रूप में, गॉड ऑफ थंडर थॉर को एक इररिस्पॉन्सिबल सिंगल चाइल्ड के रूप में, अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज यानी कि अवेंजर्स टर्न होते हुए ज़ॉम्बीज में, और इवन टोनी स्टार्क और किलमॉन्गर एक साथ काम करते हुए। व्हाट इफ सीरीज में हमें वो देखने मिला जो एमसीयू की लाइव एक्शन मूवीज में पॉसिबल ही नहीं था, यानी कि ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस के ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स की स्टोरी जो मार्वल कॉमिक्स में काफी पॉपुलर सीरीज रही है। इस मल्टीवर्सल जर्नी पर हमें लेके गया द वॉचर जो शो के क्लाइमैक्स तक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में दिखा। व्हाट इफ की पॉपुलैरिटी की वजह से इस शो का सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है जो मोस्ट प्रॉब्ली हमें नेक्स्ट ईयर ही देखने मिलेगा। अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ और 3rd नंबर पे जगह बनाई है इस पागल कर देने वाली सीरीज मून नाइट ने। मून नाइट एक ऐसा शो है जो एमसीयू की हिस्ट्री में अब तक कभी नहीं देखने मिला, यानी कि इस शो में मार्वल का सुपर हीरो एक्शन वाला जनरे जरूर है बट साथ ही यहाँ पर कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छे से किया गया है। एमसीयू को जहाँ एक तरफ मून नाइट के रूप में एक न्यू कैरेक्टर मिला, वहीं इस सीरीज में जान डाली है इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर ऑस्कर आइजैक ने। मतलब कि इतने कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर जिसके 2 नहीं 3 रूप है, स्टीवन ग्रांट, मार्क स्पेक्टर और जेक लॉकली की इस जर्नी को बहुत बखूबी दिखाया गया है मून नाइट सीरीज से। एक तरफ जहां ये सीरीज एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई थी, वहां दूसरी तरफ ग्रीफ और मेंटल हेल्थ इश्यूज को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। मून नाइट के बारे में जितना कहे उतना कम है एंड मेरे हिसाब से ये ट्रूली टॉप 3 में स्पॉट डिजर्व करता है। 2nd नंबर पे है वो शो जिसने किक स्टार्ट किया एमसीयू के फेज 4 को, वांडा विजन। वांडा विजन फर्स्ट सीरीज थी जिसने बड़ी स्क्रीन के अवेंजर्स को ला के रख दिया एक छोटी स्क्रीन पे, और साथ ही हमें फर्स्ट लुक दिया एंड गेम के बाद एमसीयू के इस न्यू वर्ल्ड का। शो का मेन फोकस रही वांडा मैक्सिमोफ जो ब्लिप के बाद वापस एग्जिस्टेंस में आने के बाद विजन को खो देने का ग्रीफ बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से बहुत कुछ कर गई, अननोइंगली सही, लेकिन इस शो से हम वाकिफ हुए वांडा मैक्सिमोफ की स्कारलेट विच वाली पावर्स से, जिसे आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पूरी तरह एक्सप्लोर किया गया। मून नाइट की तरह ये शो भी माइंड बेंडिंग था और 4th एपिसोड तक तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक स्ट्रॉन्ग विलन के रूप में अगाथा हार्कनेस ने इस शो में पूरी तरह अपना प्रेजेंस बनाए रखा और जिमी वू, डार्सी लुइस और मोनिका रैम्ब्यू सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में काफी ज्यादा पसंद किए गए। वांडा विजन शो के थ्रू एमसीयू ने एक सेकेंडरी कैरेक्टर को सेंटर स्टेज दिया और फिर उसे इतना बिल्ड किया कि वो अपनी खुद की मूवी में एक मेन कैरेक्टर के रूप में दिख के आई। और ट्रस्ट मी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद भी स्कारलेट विच का फ्यूचर एमसीयू में बाकी है। अब फर्स्ट नंबर जाता है उस सीरीज को जिसने फर्स्ट टाइम एमसीयू की स्टोरी लाइन को लेके सबका दिमाग घुमा के रख दिया होगा, और वो है हम सबका प्यारा और फेवरेट विलन कम अवेंजर लोकी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अगर किसी कैरेक्टर की डेथ का गम सबसे ज्यादा हुआ तो वो लोकी ही था, लेकिन फिर अवेंजर्स एंड गेम की टाइम हाइस्ट के दौरान लोकी को एस्केप करने का मौका देके इस कैरेक्टर को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया डिज्नी प्लस के शो लोकी के थ्रू। बड़ी स्क्रीन पे इस एसगार्डियन गॉड ऑफ मिस्चिफ को प्ले कर रहे टॉम हिडलस्टन ने लोकी सीरीज के थ्रू इस कैरेक्टर को और डीपली एक्सप्लोर किया। यहाँ हमें लोकी का एक नया रूप देखने मिला, यानी कि एमसीयू के लोकी की कैरेक्टर डेवलपमेंट के थ्रू उसके खुद के इमोशंस तो दिखे ही, लेकिन फिर ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस के लोकी वेरिएंट्स जिनमें से एक एलिगेटर लोकी भी था, ये सभी लोकीज बन गए इस शो के मेन प्रोटैगनिस्ट। और फिर लेडी लोकी के रूप में सिल्वी ने तो इस मल्टीवर्स के स्ट्रक्चर को ही खराब कर दिया। इसी शो के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए न्यू कंसेप्ट जैसे कि TVA, सेक्रेट टाइमलाइन और वॉइड भी, साथ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जिनमें
मोबियस एंड मोबियस, मिस मिनट, रवोना रेंसलेयर और सीजन फिनाले में दिखे ही हू रिमेन्स की परफॉर्मेंसेस काफी दमदार रही। और जितनी प्रेज इस शो को मिली है ये टोटली डिजर्व करता है एमसीयू के फेज 4 के डिज्नी प्लस शोज में नंबर 1 स्पॉट। और क्योंकि इसी शो से इंट्रोड्यूस हुआ एमसीयू का नेक्स्ट बिगेस्ट बैडेस्ट विलन कैंग द कंकरर, जिसकी बड़ी स्क्रीन पे एक झलक हमें देखने मिलेगी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। फेज 4 शोज की मेरी इस रैंकिंग से आप अग्री करते हैं या नहीं, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। एमसीयू फेज 4 की मूवीज की रैंकिंग देखने के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।